हेलो बच्चों, आज हमारा डे 1 है रिवीजन सीरीज का। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से समझते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को। देखिए, पहले इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लो। देखिए, इस चैप्टर की जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो कम से कम 6 से 8 नंबर की है। ठीक है, 8 नंबर तो मान के चलो, 8 नंबर का तो पक्का पक्का है, नहीं तो 10 नंबर का भी आ सकता है चैप्टर। ठीक है जी, उससे ज्यादा की होगी, कम की नहीं होगी। क्लियर है जी। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी की, इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन 3 नंबर में आपको दिख जाता है हमेशा। ठीक है, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम टॉपिक के होंगे, चॉइस में आ जाते हैं। ठीक है नहीं, तो ये दोनों टॉपिक 3 मार्क्स में और में दिख जाएंगे। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन आया तो सीधा समझो 6 नंबर का आएगा। कभी कभी 4 मार्क्स में दे देता है, अगर इसका क्वेश्चन आया तो 6 नंबर का आता ही आता है फिर। ठीक है, इस बार के सैंपल पेपर को अगर आप देखोगे तो उसमें पेंडल एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन डाल रखा है 6 नंबर में। और सैंपल पेपर के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो बेटा इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है कि 6 नंबर में एप्रोप्रिएशन देखने को मिल जाए आपको। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इनका अलग से क्वेश्चन नहीं आता। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में अलग से क्वेश्चन नहीं आता। बट हाँ, इसमें से इन दोनों में से एमसीक्यू पक्के बनते हैं 2, है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसी चैप्टर से आते हैं, कम से कम 4 एमसीक्यू आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है जी, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन उधर से आया तो 4 नंबर के एमसीक्यू 7 नंबर में आएगा, वरना 6 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, फिर 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस हिसाब से चलता है चैप्टर आपका। ठीक है जी, एमसीक्यू जो बनते हैं आपके इन 4 टॉपिक्स से बनते हैं। ये दोनों टॉपिक्स भी किसके लिए रेलेवेंट है? आपके एमसीक्यू के लिए। बात समझ में आ गई जी। ये पूरे चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखो, ये 4 टॉपिक जो हैं आपके, ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी हैं। और बेटा ये जो 2-3 टॉपिक है ना, इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पूरा इनका डिटेल में। पहले इनकी बात करेंगे क्योंकि भाई एमसीक्यू भी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक्स से पढ़ेंगे कि क्या है पार्टनरशिप, क्या है पार्टनर, क्या है, कहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। मैं एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा साथ साथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी सीखेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन, ये चीजें भी आनी जरूरी है आपको। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलो फिर फटाफट चलते हैं अगले पेज पे और उस पर हम समझते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि पहले क्या करेंगे, बेसिक्स। देखिए, मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई हैं, मैं आपको हर चैप्टर का आपको पहले से बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा चैप्टर में इंटरेस्ट बने कि हाँ ये जरूरी चैप्टर है। बात समझ में आ गई जी। शुरू करें फिर, पक्का? ठीक है। अच्छा, ये आपको जो लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखने में उसमें टाइम वेस्ट करो तो उसके लिए ज़्यादा वो मत करना, बस समझते हुए चलो अच्छे से, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर आप बाद में आराम से लिख लेना। ठीक है जी, आओ सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में आज बच्चों, बेसिक्स के बारे में। अब बेसिक्स में देखिए, मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें, रिवीजन तो रिवीजन ही है ना, पर मैं फिर भी आपको सारी चीजें बता के चलूंगा। ठीक है ना, आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग से पढ़ोगे, अभी भी तो वक्त है। अगर अभी वक्त निकल गया ना फिर पछताओगे बेटा 2 महीने बाद। ध्यान से समझो। अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स में सबसे जरूरी जो है, सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है जी? पार्टनरशिप पहला जो है हमारा वो है पार्टनरशिप। बच्चों, पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप इज अ, ध्यान से सुनना सुनना और कोशिश करना, उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसको अपने आप लिख लो एक बार। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who agreed to share profits from the business which is carried by all or any of them acting for all। सिंपल शब्दों में, पार्टनरशिप एक रिलेशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कहां से शेयर कर रहे हैं? सर, उस बिजनेस से जो चलाया जा रहा है उनके द्वारा मिलकर। बात समझ में आ गई जी, आपसी सहमति में, तो वो पार्टनरशिप है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से एमसीक्यू वैसे बनते नहीं है, बट अभी जो अगली डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं, नाम लिखने जा रहा हूं ना, पार्टनर, बेटा इसके लिए ना वर्ड याद रखना, पार्टनर मतलब इंडिविजुअली। पार्टनर के लिए क्या? इंडिविजुअली। पार्टनर कौन होता है जी? पर्सन
एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली, यानी कि अकेले अगर उसको देखोगे तो नोन एज पार्टनर। भाई जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर हुआ है ना, अगर उसको इंडिविजुअली देखो तो कौन है वो? पार्टनर। बात समझ में आ गई? तो इसका जो वर्ड है ना इंडिविजुअली, वो याद रखना। और बेटा दूसरा है फॉर्म। फॉर्म क्या है? इकट्ठा, यानी कि कलेक्टिवली। तो मैं ये दो वर्ड लिख देता हूं आपके लिए, इंडिविजुअली, पार्टनर मतलब इंडिविजुअली, और बेटा फॉर्म मतलब कलेक्टिवली। फॉर्म का मतलब है कलेक्टिवली, ठीक है जी। तो पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कलेक्टिवली नोन एज फर्म, ठीक है ना। तो यहां पे एक नंबर में सवाल बन जाता है आपका एमसीक्यू, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डैश नोन एज पार्टनर एंड डैश नोन एज फर्म। तो आपको ऑप्शन दे देगा पार्टनर, फर्म या इंडिविजुअली कलेक्टिवली, ठीक है जी। या इंडिविजुअली पूछ के आपसे फिर पार्टनर फर्म पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऑप्शन देगा वो नीचे ऐसे देगा, इंडिविजुअली और फिर दूसरा कलेक्टिवली, या कलेक्टिवली इंडिविजुअली। तो वहां पे आप गड़बड़ मत करना। तो इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। बात समझ में आ गई? दूसरा इसमें क्या कर देता है, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली नोन एज डैश एंड कलेक्टिवली नोन एज डैश। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पार्टनर और फर्म। समझ में आ रही है बात? तो एमसीक्यू ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों से बनते, तो इसलिए मैं सारी चीजें बेसिक से समझा रहा हूं आपको। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात? चौथे नंबर पे चलते हैं जी। बेसिक्स में ही हमारा आता है फॉर्म नेम। क्या आता है? फॉर्म नेम। बताओ जी, फॉर्म नेम बताना क्या होता है? बेटा फॉर्म नेम क्या होता है? सर नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड ऑन। फॉर्म नेम मतलब नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड ऑन, वो नाम जिससे हमारा बिजनेस चल रहा है। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है यहां तक? इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए ये 4 पॉइंट तो मेरे मेन थे जो थ्योरी के रिलेटेड है इससे, ठीक है। अभी मैं जरा इसके फीचर्स की बात करता हूं, फिर चलेंगे पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप के फीचर्स इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं फीचर्स। बताओ जी पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का? वेरी गुड। बेटा पार्टनरशिप के फीचर्स पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही है, ठीक है ना। अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो मैं लिखता हूं पहला फीचर है हमारा टू और मोर। तो यहां पे जब बात करेंगे मिनिमम कितने होंगे? 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। 50 के लिए किसने बोला? कंपनीज एक्ट 2013 ने। और बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है, ठीक है जी। एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट कैसा होगा? इट में बी ओरल और रिटर्न। तीसरे नंबर पे बात करूं बेटा शेयरिंग प्रॉफिट्स की, तो शेयरिंग प्रॉफिट क्या है? जरूरी है, कंपलसरी है एक तरीके से, ठीक है ना। लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए हमारा? लीगल और लॉफुल, ठीक है। और बेटा म्यूचुअल एजेंसी का मतलब प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में। अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से कुछ कहा तो उसको वो मानना पड़ेगा, उसने उससे कहा तो उसको भी मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई जी? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड के लिए मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। क्लियर है जी? तो पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, तो आंसर इज नो, डीड इज नॉट कंपलसरी। क्लियर है ना? एग्रीमेंट इज कंपलसरी बट डीड इज नॉट कंपलसरी। क्लियर है जी? तो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ओके। अच्छा सर डीड है तो डीड के हिसाब से काम करेंगे, और अगर डीड नहीं है तो? सर डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो कानून एप्लीकेबल हो जाएगा ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक नंबर का सवाल यहां बन जाता है, व्हेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स्ड, एनफोर्स मतलब लागू होना, है ना जी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब एनफोर्स्ड होता है? तो आंसर इज व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। जब डीड नहीं होती तब क्या होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो व्हेन नो डीड, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
एनफोर्स्ड। और बेटा इसके हिसाब से कुछ बातें ध्यान रखना, फटाफट सुन लो। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स्ड होगा, ठीक है जी। और इसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, है जी, वेरी गुड बेटा, इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, इक्वली। और यहां पे ही नहीं, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है सब में सेम रहेगा। दूसरा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, भूल मत जाना, इसे याद रखना। समझ में आ रही है बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, नॉट अलाउड। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ जल्दी, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, नॉट चार्ज्ड, इसे भी मत भूल जाना, याद रखना, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। अच्छा सैलरी, कमीशन या कोई रेमुनरेशन की बात करे तो मना कर देना, भैया डीड नहीं है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये भी नॉट अलाउड। और इंटरेस्ट ऑन लोन, वेरी गुड बेटा, 6% बोल के मत रुकना, बताया ना आप लोग पहले भी। तो इसको 6% के बाद ये जो पर एनम है, पर एनम को मत भूलना। समझ में आ रही है जी बात? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हमारा, 6% पर एनम। और बेटा पर एनम को मत भूलना, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? तो ये है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी, कमीशन, एनुअल रेमुनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। बेटा इसको मत भूलना। इसके नंबर पे इस बार जो 2024 में पेपर हुआ था 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है जी। एक में पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा अगर डीड नहीं है तो, ऑप्शन था 6% पर एनम, 9% पर एनम और नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 6% पर एनम वाला। समझ में आ रही है बात? एक ऑप्शन और था, ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन ही था पूरा। अगर डीड है, अगर डीड है तो डीड के हिसाब से होना चाहिए ना, डीड नहीं है तो 6% पर एनम है ना। क्वेश्चन ऐसा ही था, पार्टनर्स ने, एक पार्टनर ने पार्टनर को दे रखा है लोन, फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है जी। अब डीड थी उनके बीच में और इंटरेस्ट अलाउड था कितना, 10% पर एनम के हिसाब से। लेकिन उस फर्म के अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, 10% के बजाय 6% पर एनम दे दिया। अब वो पूछे क्या ये सही किया उसने? अगर सही नहीं है तो आपके हिसाब से इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, 10% ही होना चाहिए जी। उन्होंने 6% पर एनम किया ना, तो 6% पर एनम गलत है। अगर डीड है तो 10% है तो 10% ही मानेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये सारे केसेस के लिए जी, इनमें सब में यही होता है और यहां पे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा कभी कभी ना ऑड वाला आपने देखो ना, पिक आउट द ऑड वन, है ना, ऐसे देता है, पिक आउट द ऑड वन, सवाल बन जाता है। आपको दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इनमें ऑड क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑड है, क्यों जी? अरे नहीं नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं कि उसमें 6% है बाकी सब नॉट अलाउड है। ऑड वन मतलब क्योंकि ये बाकी सारी चीजें एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। समझ में आ रही बात? तो ये ऑड इसलिए है, क्लियर है ना, याद रहेंगी ना ये बातें? तो बेटा एमसीक्यू ऐसे ही बनते हैं, मैं इसलिए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें डिटेल में। पहले भी बोल रहा फिर बोल रहा हूं, स्किप करोगे तो पछताओगे। चले जी आगे, यहां तक कोई दिक्कत? हमने अभी 3 टॉपिक कर लिए, है ना, नहीं 2 सॉरी, एक बेसिक किए हैं और एक पार्टनरशिप डीड। तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फटाफट से चलते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, आ जाओ। इससे आसान टॉपिक ही नहीं है कुछ। शांतनु की कसम,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इसके लिए देखो दो बातें हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, फिर सुन लो अब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ध्यान से समझना, पहले एक आध पॉइंट आपके लिए लिख देता हूं बेटा। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, वेरी गुड बेटा, ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये बात याद रहेगी जी। और जब भी इंटरेस्ट निकालने की बात आएगी तो ध्यान रखना सर, जितना पैसा हमने साल के शुरू में था उस पर तो इंटरेस्ट लगाओगे, स्टार्टिंग से एंड पे चलेंगे। भाई सिंपल सी बात है, ब्याज लगाने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, जितने टाइम पैसे को यूज किया गया उतने टाइम का ब्याज देना है, बेस। समझ में आई बात? नहीं आई? जितने टाइम पैसे को यूज किया बस उतने टाइम का ब्याज देना है, बस, और कुछ नहीं है, इतना सा टॉपिक है ये। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से समझो। तो बेटा जो ओपनिंग कैपिटल होती है ना कहीं वो हमने पूरे साल यूज करी है, ओपनिंग कैपिटल पूरे साल यूज करी है, तो इसलिए उस पर पूरे साल का ब्याज लगता है, ठीक है ना। तो यहां पे दो बातें क्या आ जाती हैं फिर, ये लगता तो ओपनिंग कैपिटल पे, ये कैलकुलेट किस पे करेंगे, ओपनिंग पे। अब यहां पे दो बातें क्या है, व्हेन, या तो आपको ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, भाई या तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है जी, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। समझ में आ रही है जी बात? ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, दो बातें हैं, ठीक है। अब जरा सुनो, तो इसमें क्या करोगे बेटा, ये वाला तो बहुत सिंपल है, पहले बताया था फिर बता रहा हूं, सुनो क्या करोगे बताओ। सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। भाई अगर आपको ओपनिंग कैपिटल बता दी मैंने पार्टनर की, एक की 3 लाख एक की 2 लाख, तो 3 लाख का 10% और 2 लाख का 10% निकालना कोई मुश्किल है? सिंपल है। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, कैसे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके, इनटू रेट अपॉन 100, सिंपल। पूरे साल का तो 12/12 करने की जरूरत नहीं, आपका मन करे कर लेना, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे किसका, एडिशनल कैपिटल। भाई कोई पार्टनर साल के बीच में अगर कोई कैपिटल लेके आया तो उस पर भी तो इंटरेस्ट दोगे नहीं दोगे, है ना, क्यों जी? तो उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट दोगे बताओ सर, जितने टाइम हमने पैसे को यूज किया है, ठीक है नहीं। तो क्या करोगे यहां पे, एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अगर 6 महीने यूज किया तो 6 महीने, 3 महीने यूज किया 3 महीने, 9 महीने यूज किया तो 9 महीने। बात समझ में आ गई जी? अब अगर सर किसी पार्टनर ने कोई पैसा विड्रॉ कर लिया है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी लगा देते हैं, बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ इज इक्वल टू, बताओ जी बेटा, विड्रॉल कैपिटल जो भी है वो, विड्रॉल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, ठीक है जी। बस ये 3 है बेटा, इसका जो अमाउंट आएगा, इसका जो अमाउंट आएगा, इसका जो अमाउंट आएगा, इस वाले को कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ जी कोई दिक्कत? ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस कर देना और विड्रॉ ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट क्या कर देना, माइनस कर देना, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। समझ में आई बात? बहुत कम देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, तीनों चीजों के साथ। हाँ, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा के आपको बड़े क्वेश्चंस में एप्रोप्रिएशन वगैरह में मदद मिलेगी, बट ऐसे तीनों चीजें एक साथ देके 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है जी, चांसेस बहुत कम है। चलो इसको देखते हैं जरा। अब बेटा अगर ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो बहुत मुश्किल चीज है ये। अगर ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे सर? ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम, ध्यान से सुन लो,
ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम जो चीजें हमने करी थी प्लस उनको क्या कर देंगे माइनस, और जो करी थी माइनस उनको क्या कर देंगे प्लस। ठीक है जी। तो अगर मैं ओपनिंग से क्लोजिंग जा रहा था तो मैंने एडिशनल कैपिटल क्या करी होगी प्लस, तो अभी क्या कर दूंगा माइनस। ड्राइंग क्या करी होगी माइनस, अब क्या कर दूंगा प्लस। प्रॉफिट क्या किया होगा पहले प्लस, तो अब क्या कर देंगे माइनस। समझ में आ रही है बात, उल्टा करेंगे। ठीक है जी। तो जो चीजें पहले क्या करी थी, जो चीजें प्लस की थी उन्हें क्या कर दो, उन्हें माइनस कर दो, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। ठीक है जी। और जो माइनस की थी उनको क्या कर देंगे प्लस। समझ में आ गई बात। ये करने से क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। अब ओपनिंग कैपिटल मिल गई तो फिर यही तरीका है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद सेम, तो ये दो स्टेप बोल देता हूं मैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। बताओ जी कोई दिक्कत यहां तक। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई दिक्कत। अभी मैं इसके एक पॉइंट को और कराता हूं, फिर आगे बात करेंगे, अगले पॉइंट पे चलेंगे। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो क्वेश्चन ना इसके ऊपर बनता है एमसीक्यू पक्का पक्का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से समझेंगे फटाफट। बेटा एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या है, देखिए जी। अगर एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, जब प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे वरना नहीं देंगे। जब प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे वरना नहीं देंगे। ठीक है जी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आइदर प्रॉफिट और लॉस, आईओसी विल बी अलाउड। बेटा आईओसी आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है जी। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना भाई, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, इसमें तो कुछ सोचा ही नहीं, इसमें तो दे दो सीधे सीधे। ठीक है। बट क्वेश्चन बनता है इससे, एमसीक्यू बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं बनता 3 नंबर का, एमसीक्यू बनता है। सुन लो क्या बनता है। अगर लॉस है तो बेटा ध्यान से सुनो जल्दी जल्दी, लॉस है तो नॉट अलाउड, इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, आईओसी नहीं देंगे। ठीक है जी। बेटा प्रॉफिट इज मोर देन आईओसी, प्रॉफिट ज्यादा है किससे, प्रॉफिट ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो नॉर्मली एज यूजुअल बेटा आज तक जैसा करते आ रहे हैं ना हम, सिंपल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट दिया, जो बचा प्रॉफिट है वो बांट दिया। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर, मतलब वही नॉर्मल जैसे करते आ रहे हो वैसे ही। लेकिन इसका जो तीसरा वाला केस है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इससे बनता है, प्रॉफिट लेस देन आईओसी। बेटा अगर प्रॉफिट क्या है, आईओसी से कम है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो उस केस में क्या करोगे बताओ। प्रॉफिट कम है किससे, आईओसी से, तो उस केस में क्या करेंगे बोलो सर, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ध्यान दे ना, एज आईओसी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज आईओसी इन कैपिटल ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। याद आया।
अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस केस में घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो प्रॉफिट है हमारे पास, भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास प्रॉफिट कम है। सपोज प्रॉफिट है 30,000 का और इंटरेस्ट है हमारा कितना, 30 और 20 50,000 का, तो 30 में से 50 तो नहीं दे सकते ना, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 और 2 के रेशियो में। 30 और 20 कितना हुआ, 3 और 2 ही हुआ ना, 3 और 2 के रेशियो में एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ गई जी? क्लियर? करके दिखाऊं? लो कर देता हूं एक छोटा सा इसका। सपोज मैंने ये बनाया अपना P&L एप्रोप्रिएशन, मेरे पास यहां पे बाय नेट प्रॉफिट इज गिवन कितना, 30,000, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कितने का है, 30,000 का। बट यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आईओसी जो है ए और बी का, अब ये बन रहा है 30,000 इसका 30,000 है और इसका 20,000 है। तो बेटा 30,000 में से क्या 50,000 दे पाऊंगा? नहीं ना। तो इसका मतलब मेरा जो आईओ प्रॉफिट है वो आईओसी से क्या है, कम। तो मैं क्या करता हूं, ये जो 30,000 है, यही तो लिखा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ये वाला प्रॉफिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज आईओसी, आईओसी लिख के यहां पे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो क्या है इसमें, 3:2 आ जाएगा नहीं, 30,000 20,000 का रेशियो क्या आएगा, 3:2। तो बेटा इस 30,000 को इन दोनों में बांट दो, 3 और 2 में, 3 और 2 होते हैं 5, तो 30,000 को 5 से डिवाइड किया आएगा 6, तो इसका आएगा कितना 18,000 और इसका कितना आ जाएगा 12,000 और बस बराबर 30,000 30,000। इतना सा काम है, पर आपसे इतना नहीं कराएगा, आपसे तो बस एक नंबर के एमसीक्यू में ऐसे ही पूछेगा। प्रॉफिट इज 30,000 एंड कैपिटल इज 3 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको दे देगा 10% पर एनम। अब बच्चे फटाफट से बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। अब बच्चे क्या करेंगे, आंख बंद करके 30,000 20,000 मार के ऐसे खुश हो जाएंगे, ये हम तो सही करके आए हैं। बात समझ में आ रही जी? जबकि वहां पे आएगा कितना आंसर, 18,000 और 12,000। समझ में आ रही है बात? बेटा पेपर को करते टाइम पेपर से को तो सही से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के शांतिपूर्वक करोगे तो ही नंबर आएंगे, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत है। समझ में आ रही बात? क्लियर यहां तक? अगले टॉपिक पे चलें फिर। अगला टॉपिक क्या है हमारा फिर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेरी सिंपल टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 टॉपिक है जी, 3 मेथड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा इसके 3 मेथड होते हैं, ठीक है। काम का एक ही है वैसे, पर मैं फिर भी लिख देता हूं। एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा क्या होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है जी प्रोडक्ट मेथड, और बेटा तीसरा क्या होता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। ये 3 मेथड है जी। पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा एवरेज पीरियड मेथड। बेटा ध्यान से समझना फटाफट, ये जो दोनों मेथड हैं कब यूज होते हैं, व्हेन डिफरेंट अमाउंट, जब हम डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करते हैं, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। भाई जब हम डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करते हैं किसमें, डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो हमारे ये दोनों मेथड लगते हैं, है ना। और बेटा ये वाला मेथड कब लगता है, व्हेन सेम अमाउंट विड्रॉ एट सेम टाइम इंटरवल। बेटा जब सेम अमाउंट विड्रॉ किया जाता है सेम टाइम इंटरवल पर, तो ये लगता है। समझ में आ गई जी बात? इसके तो 1-2 क्वेश्चंस अगर आप खुद भी एग्जांपल से कर लोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है, वरना मैं करा ही दूंगा क्वेश्चन, तो अगली क्लास में जब कराऊंगा सारे। इसको समझते हैं जी फटाफट से। पहले एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है एक छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा जी।
टोटल ड्राइंग क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है जी बच्चों, टोटल ड्राइंग के लिए ध्यान से समझिएगा। टोटल ड्राइंग में क्या है ना, आपको निकालने के लिए यहां पे 3 बातों का ध्यान रखना है, 1 2 और 1 3। ठीक है जी, टोटल ड्राइंग के लिए आपको मैंने क्या कहा, डिफरेंट सेम अमाउंट विड्रॉ एट सेम टाइम इंटरवल। तो यहां पे सेम अमाउंट निकलता है सेम टाइम इंटरवल पर। समझ में आ रही बात? आपने कोई केस किए होंगे 5000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, है ना जी, मिड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसे करके आपने केस किए होंगे। तो यहां ध्यान रखना, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए या तो आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, मंथली, क्या बोलेगा, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली। भाई 3 तरीके से ही तो देगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मंथली में आ गया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, या बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मिड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है जी, तो अगर मंथली है तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे, इनटू कितने से करना पड़ेगा आपको, 12 से, है ना। क्वार्टरली है तो कितने से करोगे, 4 से, और हाफ ईयरली तो कितने से कर दोगे, 2 से। सिंपल है ना जी, मैं फिर भी बता रहा हूं, सिंपल है फिर भी बता रहा हूं। तो बेटा यहां पे इंटू करेंगे 12, इंटू करेंगे यहां पे 4, और इंटू करेंगे यहां पे 2, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल ड्राइंग निकल जाएगी। टोटल ड्राइंग निकाल ली। रेट आपको पता है सबसे बढ़िया चीज है रेट, क्वेश्चन हमेशा आपको बताएगा। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन बता देगा। अपॉन 12 आप कर लो, क्योंकि रेट जो है पूरे साल का होता है। बस हमें सीखना है तो क्या, ये एपी मतलब एवरेज पीरियड, क्या सीखना है जी, एवरेज पीरियड। तो मैं इधर लिखता हूं एवरेज पीरियड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। एवरेज पीरियड निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, पहली ड्राइंग के बाद ईयर एंड तक कितने महीने बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद ईयर एंड तक कितने महीने बचे, दोनों को प्लस कर लो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड। यही है ना जी, तो लिख देता हूं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड अपॉन 2। बस इतना सा है जी ये बेटा। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, अपॉन कितने से कर देंगे, 2 से। तो अगर मैं बात करूं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की, किसकी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बेटा पहला विड्रॉ कब किया हमने, 1 अप्रैल, है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बचे, बोलो, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बचे। पहला विड्रॉ अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा हूं, पहला विड्रॉ किया 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने, है ना। लास्ट विड्रॉ कब किया मैंने, 1 मार्च को, 1 मार्च को, तो बेटा 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने, 1 मंथ ना जी। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13, 13 अपॉन 2 कितना हो गया, 6.5। बात समझ में आ रही है। अच्छा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देखो, पहला विड्रॉ कब किया, 1 अप्रैल को, दूसरा 1 जुलाई को, तीसरा 1 अक्टूबर को, चौथा 1 जनवरी को, ऐसे तो हुआ। तो पहले के बाद 12 महीने, और फिर 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने, 3, 12 और 3 15/2, 7.5। समझ में आ रही बात। एंड ऑफ ईच मंथ देखो, पहला विड्रॉ कब किया, 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने, 11, 31 मार्च से 31 मार्च कितने, 0, 11 + 0 11 अपॉन 2 5.5। तो कुछ इस प्रकार से आपके एवरेज पीरियड निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो बेटा सिंपल सा तरीका है, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा जब क्वेश्चंस में देख लेना। और क्लियर है जी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। 5 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, समझ लो इसको। देखिए कैपिटल अकाउंट में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, कैपिटल अकाउंट क्योंकि अब तो आप लोगों को ऐसे पता होगा कि भाई नस नस में होगा अब तो, है ना।
पार्टनरशिप में एक गुडविल चैप्टर छोड़ दो जहां आपने कैपिटल अकाउंट ना बनाया हो, उसके अलावा ऐसा कोई चैप्टर बता दो जिसमें कैपिटल अकाउंट ना बनाया हो। सब में बनाया ना, एप्रोप्रिएशन में बनाया है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिजोल्यूशन तक बनाया है ना जी। तो वो तो आपको आता है, पर उसका जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना एमसीक्यू के लिए, वो जरूर बताऊंगा मैं। चलिए आओ बात करते हैं बेटा, पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की और फिर बात करेंगे इसकी पार्टनर्स कैपिटल के, दोनों की एक साथ ही कर लेंगे। लो जी, एप्रोप्रिएशन का मतलब बताओ जी। हाँ जी, एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो भैया ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहे हैं ये वाला अकाउंट। क्लियर है? तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है पता है ना आपको? फर्म बनाती है। किसके लिए बना रही है ये? वेरी गुड, फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए। ये बातें याद रखना बस। तो बेटा फॉर्मेट तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी सुन लो। ऐसे बनता है जी, देखिए इसमें आते हैं फर्म के खर्चे रिलेटेड टू पार्टनर्स और फर्म की इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स। हाँ है ना? फर्म को जो इनकम होती है पार्टनर्स से वो आती है, फर्म के जो खर्चे होते हैं पार्टनर्स के लिए वो आते हैं। ठीक है ना? और आपको पता है बेटा अकाउंट है तो इसके डेबिट साइड में क्या आएगा? पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में क्या आएंगे? खर्चे, और क्रेडिट में क्या आएंगी? इनकम। ठीक है जी। तो क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि बेटा फर्म के लिए खर्चा क्या है? मैं फर्म, आप पार्टनर्स, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या है? खर्चा। भाई मुझे आपको इंटरेस्ट देना, मेरे लिए क्या है? खर्चा। तो मैं कहां लिखूंगा? डेबिट साइड। सैलरी मेरे लिए क्या है? पार्टनर की सैलरी मेरे लिए क्या है? खर्चा। कहां लिखूंगा? डेबिट में। हाँ है ना? समझ में आ रही है बात? अच्छा, आपसे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, मेरे लिए क्या है? इनकम। तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट में। बात समझ में आ रही है जी? तो फर्म के खर्चे डेबिट में, फर्म की इनकम क्रेडिट में, बस इतना दिमाग में रख लो। फर्म के खर्चे डेबिट में, फर्म की इनकम क्रेडिट में, रिलेटेड टू पार्टनर्स। समझ में आ गई बात? सबसे पहले क्या आता है आपका? यहां पे आता है आपका सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, आप बोल लो इसको। ठीक है जी। और बेटा अगर इस नेट प्रॉफिट के साथ साथ आपको तीन चीजें देखे तो आपको अक्सर माइनस करनी पड़ेंगी, याद रखना। लिख देता हूं। सबसे पहले लेस करना पड़ेगा आपको अगर मैनेजर्स कमीशन दे रखा है। क्या दे रखा है? मैनेजर्स आपका कमीशन। दूसरा, रेंट पेड टू अ पार्टनर, पार्टनर को जो रेंट दिया है वो दे रखा है। और तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा अगर ये तीन चीजें आपको दे रखी है तो इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा आउटर कॉलम में जाएगा। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, ये तीनों चीजें क्यों माइनस हो रही है यहां पे? क्योंकि ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसका पार्ट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। या तो पी एंड एल अकाउंट बना लो या यहां पे माइनस कर लो, बात बराबर है। इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ये तीनों ही क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसके बाद यहां पे और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। बाकी जो खर्चे इधर आएंगे, नेट करोगे, इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। बेटा डेबिट साइड में बैलेंस बचा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बचा तो लॉस। प्रॉफिट है तो कहां चला जाएगा? कैपिटल के क्रेडिट में। लॉस है तो कैपिटल के डेबिट में। ठीक है ना? और डिटेल में इसको क्वेश्चंस में कराऊंगा ऐसे ही समझा के। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट करा रहा हूं आपको। अगली क्लास यानी कि जो हमारी डे 2 है उसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 की। ठीक है जी? कैपिटल अकाउंट की बात समझो फटाफट से। बेटा कैपिटल अकाउंट ना दो तरीके से बनता है। इसके दो मेथड है, पता है आपको? एक तो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है। पता है ना आपको?
यहां पे कितने अकाउंट बनते हैं? 2। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना जी। यहां पे 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनता है जी? करंट अकाउंट। और यहां पे सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। बेटा यहां पे जो सवाल बनता है ना वो सुन लो। मेरा सवाल आप लोगों से ही है, क्या इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है? फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट हमारा बन रहा है, क्या इसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट होता है? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, हमेशा कैसा रहेगा इसका? क्रेडिट। करंट अकाउंट का मे बी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। यहां 1 नंबर का सवाल बनता है ये कि भाई क्या कैपिटल का बैलेंस हमेशा फिक्स कैपिटल मेथड से कैसा होगा? इट मे बी डेबिट और क्रेडिट, ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, या नन ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑलवेज क्रेडिट। बेटा जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमेशा कैसा होता है? क्रेडिट। याद रहेगा। और कैपिटल अकाउंट बनाने का हमारा तरीका वही है, सिंपल सा। हर वो चीज, ध्यान से सुन लेना, आज बता रहा हूं फिर से बताऊंगा अगली बार, ठीक है, चेंज इन पीएसआर में। हर वो चीज जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो आएगी कैपिटल के क्रेडिट में, हर वो चीज जिससे कैपिटल घटेगी वो आएगी डेबिट में। बात समझ में आ गई जी। अच्छा यहां पे एक चीज को मत भूलना जी, ट्रांसफर टू रिजर्व इधर ही आएगा, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। कभी आपको सा ये तो खर्चा नहीं है फिर क्यों आ रहा है ना, बस प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए लिख रहे हैं इधर, ट्रांसफर टू रिजर्व इधर आता है। समझ में आ गई जी बात? बताओ जी, कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट चलो फिर अगले टॉपिक पे आते हैं जी। कुछ और नहीं है इसमें भाई, यही है सिंपल सा। और एग्जाम में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, याद रखना। और मैं कल कराऊंगा आपको सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है ना इन्होंने, वो मैं आपको जरूर कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता तो चले क्वेश्चन कितने मुश्किल हैं। सैंपल पेपर के भी मुश्किल कुछ नहीं होता, सब मन का बहम है। समझ में आ गई बात? चलिए अगले 2 टॉपिक और बचे, फटाफट से देखते हैं जी। अब जब ये किया है तो पहले गारंटी लिख लेते हैं लोग। बेटा गारंटी 3 प्रकार की होती है ना? गारंटी कितने प्रकार की होती है? 3। अरे बहुत सिंपल है ये तो, इसको वैसे समझेंगे क्वेश्चंस में, बस मैं आपको इसकी जो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा ये लिख रहा हूं। और गारंटी होती कितने प्रकार की ये बता रहा हूं, सुन लो बस फटाफट। बेटा एक होती है पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दी, अरे गंदे आदमी गारंटी बोला है। दूसरा फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को दी गारंटी प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट की, ठीक है जी। तीसरा पार्टनर टू फर्म, अभी क्या है, पार्टनर ने फर्म को दी गारंटी, समझ रहे हो? तो ये 3 केस बनते हैं बेटा, बहुत सिंपल। हाँ यहां पे पार्टनर ने पार्टनर को दी है, यहां पे फर्म ने पार्टनर को, और यहां पे पार्टनर ने फर्म को, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अब पार्टनर टू पार्टनर, सिंपल सी बात है भाई, ए बी 2 पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया, ठीक है ना? तो ए ने कहा सी से कि भाई तुझे मैं दूंगा, अगर तेरा प्रॉफिट कम होगा तो तुझे जो भी प्रॉफिट की कमी होगी वो सिर्फ मैं भरूंगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? यानी कि अगर ए को, मतलब सी जो नया पार्टनर आया है, अगर उसके प्रॉफिट में कोई भी थोड़ी बहुत भी कमी होती है तो उसको जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? वो पर्टिकुलर पार्टनर जिसने गारंटी दी है, हाँ है ना? सिंपल सी बात है ना।
भाई अगर गारंटी ए ने दी है सी को, तो भाई उसकी जो डेफिशिएंसी है वो बियर भी कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है नहीं। तो लिख देता हूं यहां पे डेफिशिएंसी borne by that particular partner। ठीक है जी। अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, ए और बी दो पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया, तो ए और बी ने मिलकर सी को गारंटी दी कि भाई अगर कल को तुझे कोई दिक्कत रही, कोई भी प्रॉफिट में कमी रही, तो मैं दूंगा, मतलब हम देंगे, ठीक है ना, वो प्रॉफिट हम देंगे। तो ठीक है जी, ये देंगे तो देन दो। लो जी, तो यहां पे डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा फिर, डेफिशिएंसी borne by ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई 4 पार्टनर है तो जो भी होंगे ना, वो पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है, मतलब बचे हुए पार्टनर ए और बी हैं तो ए और बी देंगे, ठीक है जी। और बेटा अगर पार्टनर ने फर्म को दी है तो डेफिशिएंसी वो अकेला भरेगा। डेफिशिएंसी borne by पार्टनर टू फर्म। तो भैया पार्टनर देगा, लेकिन देगा किसको, फर्म को। तो ये जो, अच्छा सुनो, ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, सिंपल सी बात समझो, ए और बी दो पार्टनर, सी नया पार्टनर आके कहता है तुम क्या कमाते हो जितना मैं कमाता हूं, मैं दूंगा तुम्हें इतना कमा के। अगर वो नहीं कमा पाया तो उतना पैसा उसे देना पड़ेगा किसको, फर्म को। तो बेटा ये जो इसने पैसा दिया है ना फर्म को, ये फर्म के लिए क्या है, इनकम। इनकम है तो कहाँ आएगी, अभी बताया ना, एप्रोप्रिएशन किस में आएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको और क्वेश्चंस में कर लेंगे, ये 3 ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो बच्चों, पास्ट में गलतियां आप लोग भी कर चुके हो, है ना, पिछले 8 महीने में गलतियां ही करी हैं कि पढ़ाई नहीं करी, समझ में आई बात। तो उस पास्ट एडजस्टमेंट को सुधारने का वक्त है कि अभी भी सीरियस हो जाओ, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर अभी 2 महीने और गलतियों में निकाल दिए ना, फिर पूरे 1 साल मिलेगा आपको गलतियां सुधारने के लिए। तो वो वाला 1 साल मत लो गलतियां सुधारने के लिए ना, अभी 2 महीने का समय है, इसी में अपनी गलतियों को सुधार लो, ठीक है। हाँ 2 महीने के समय है हमारे पास सर, हम फिर भी चैटिंग सेटिंग करेंगे, मतलब समझ जाओ, समझ रहे हो। भाई साहब लगे पड़े हैं आधे घंटे से, क्या ही बोले इनको। अच्छा ये सुनो, लास्ट टॉपिक बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट। सच बताऊं तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। बेटा इसके लिए ना जितने पार्टनर उतने कॉलम बना के हम ये वाली स्टेटमेंट बनाते हैं। एक छोटी सी स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे, ठीक है जी, जिसमें जितने पार्टनर उतने कॉलम बना के हम चलते हैं। सपोज हमारे फर्म में कितने पार्टनर हैं, तीन पार्टनर ले लेते हैं, 2 पार्टनर ले लेते हैं, चलो छोड़ो, 2 पार्टनर हैं तो एक कॉलम किसके लिए बनाना पड़ेगा, फर्म के लिए। अब जितने बन गए उतने रहने दो, ठीक है जी। इस तरीके से कुछ बनाते हैं हम इसमें टेबल सी, ठीक है जी। ये हमारी जो टेबल है ये ही बहुत काम की है। देखो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट बेटा ये सबसे आसान लगता है ना, होता ही आसान है, कर लगता क्या है भाई, लगेगी भी वही चीज आसान ना जो होगी। चलो तो हम सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं हमारे, और तीसरा क्या है जी, हमारी फर्म, ठीक है ना। और ये इनके डेबिट क्रेडिट कॉलम हो गए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। बेटा सुनो ध्यान से समझो,
इस टॉपिक की जरूरत तब पड़ती है, अभी पीछे एक टॉपिक पढ़ा था हमने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, समझा था आप लोगों ने। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर्स को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। पर हमारे अकाउंटेंट साहब सोचे अरे क्या इंटरेस्ट दें, ये जितना भी प्रॉफिट है इनका ही तो, इनको सीधा प्रॉफिट दे देते हैं बराबर बराबर, समझ रहे हो नहीं, जो प्रॉफिट था उनको कह रहे प्रॉफिट ही दे देते हैं इनके रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना प्रॉफिट दे दिया, गलती करी नहीं करी, गलती किसने करी, अकाउंटेंट ने। सही भी कौन करेगा, वही करेगा, है ना। बट अब वो सही कैसे करेगा, वो रोता रोता अगर आपके पास आता है तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो क्या करें, सिंपल है बेटा, देख रो मत, पहले तो चुप हो जा, क्यों रो रहा है सरद, मत रो, सुन, गलती करिए ना कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको कोई चीज पार्टनर को देनी थी, आपने पार्टनर को नहीं दी, तो उसको सही करने का तरीका क्या है, दे दो। समझ में आई बात, कोई चीज पार्टनर से लेनी थी, आपने नहीं ली, ले लो, खत्म, इतना सा टॉपिक है। तो बेटा ये जो ए और बी के कॉलम दिख रहे हैं ना आपको, ये जो ए और बी है ये कुछ नहीं है, ये क्या है हमारा पार्टनर्स, क्या है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और बच्चों ये जो फर्म है ये क्या है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। समझ में आ गई जी बात। तो बेटा अगर कोई चीज पार्टनर को देनी है तो कैपिटल के किस में जाएगी, क्रेडिट में। कोई चीज पार्टनर को देनी थी, दी नहीं है, दे दो, तो देने के लिए कहां पे डालोगे, इनके क्रेडिट में, तो फर्म के किस में जाएगी, डेबिट में, टोटल होके। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन कराऊंगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेता हूं। अभी जो 30,000 20,000 वाला एक केस था ना हमारा पीछे, इंटरेस्ट देना था कितना, 30,000 20,000 दिया नहीं है, दे दो, लो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, बोलो भाई, इसको देना था 30, लो जी दे दो क्रेडिट में, और इसको देना था 20, दे दिया 20,000 डेबिट में, क्रेडिट में। तो बेटा फर्म के लिए क्या है, खर्चा, इनके लिए इनकम है इसलिए इनके क्रेडिट में आ रहा है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, खर्चा, तो फर्म के किस में लिखेंगे, डेबिट में 50,000। और कुछ है जी लेना देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया तो ले लेना, लेने के लिए क्या करोगे, इनके डेबिट में, फर्म के क्रेडिट में, और कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो बेटा अब सुनो, लास्ट में क्या करते थे हम, पहले फर्म का जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन उसको बैलेंस करते हैं ना, तो करो बैलेंस, यहां पे कितना 50,000, यहां भी कितना 50,000। तो बेटा ये बैलेंस कितना आया यहां पे 50,000 है ना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, दे नहीं रखा क्वेश्चन ने, तो क्या लेंगे, वेरी गुड, इक्वली, दे नहीं रखा तो क्या लेंगे, इक्वली। तो बेटा 50,000 को इक्वली बांट दो अब इनमें, तो यहां पे कितना आएगा 25,000 डेबिट में, बेटा इधर क्रेडिट में तो इधर किस में आएगा, डेबिट में। समझ में आ रही है बात, चलो टोटल करो, यहां कितना 25 30 25, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। जिसकी संख्या बढ़ी उसका साइन। बेटा यहां पे 30,000 किसका है, क्रेडिट का, 25 डेबिट, तो 5,000 क्या होगा क्रेडिट, और यहां पे 5,000 क्या हो जाएगा डेबिट, है जी। हाँ तो एंट्री तो करनी है बेटा, एंट्री क्या बन जाएगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल को क्या कर देंगे डेबिट, और ए की कैपिटल को क्या कर देंगे क्रेडिट। इतना सा टॉपिक है ये, इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में 3 नंबर में। बात समझ में आ रही है जी, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। तो चलो बेटा ये था हमारा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए इसी टॉपिक के साथ हमारे पूरे चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज हो गए। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो शायद दिक्कत आती, अब आज हमने कंसेप्ट कर लिया, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको छांट के आपको दे दूंगा पहले, ठीक है, पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन से भी किसी से डाउनलोड ना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको वो क्वेश्चन जो कराऊंगा। वैसे तो मैं यहाँ पे उसमें एडिटिंग में लगा दूंगा क्वेश्चन भी आपके सामने, बात समझिए। अब कल की क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चंस, फिर करेंगे अगले चैप्टर यानी गुडविल, ठीक है ना। हमारे सही बताऊं तो पार्टनरशिप में 3 ही चैप्टर हैं, एक तो पार्टनरशिप का फंडामेंटल, दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और तीसरा डिसोल्यूशन,
ठीक है ना। तो बेटा 3 से 4-5 क्लास में मैं पूरी पार्टनरशिप आपकी करा दूंगा आपको। समझ में आ गई बात। फिर हमारे पास अभी 30 दिन बोले ना, आराम से होगा, बेचिंता रहो। चलो तो कल की वीडियो में मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है जी। धन्यवाद।